Hello guys, good morning. Today we are going to do 10th class very important chapter, 6th chapter, that is life process. Maximum questions will be from this chapter itself. In life process, today we will be including in this full chapter, if you have studied anything, अभी तक कुछ पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो नो इश्यूज़ एट ऑल. मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें एकदम आपको प्रिसाइज मैनर में मैं पूरा आपको रिवाइज़ करवा दूँ इस वीडियो से. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो नाइसली इन दिस. Now with this our respiration part is completed and now we are going to start with the transportation. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है सिंपल में गाड़ी से बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाना, स्कूल से घर आना, बस में बैठ के स्कूल जाना, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन. चलना, दैट इज़ एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज़ जब पहुंचती है वी कॉल इट एज ट्रांसपोर्टेशन. हियर ट्रांसपोर्टेशन हम पहले प्लांट्स का पढ़ते हैं. प्लांट्स में जैसे हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, फ्रॉम हेड टू टो हमारे बॉडी में एक खून का सर्कुलेटरी एक फ्लूइड मीडियम है जो फ्रॉम हेड टू टो सर्कुलेट हो रहा है, और हमारे जो खाना है, जो ऑक्सीजन है, जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर वेस्ट मटेरियल जो है वो आउट कर रहा है बॉडी, तो हमारे में एक फुल्ली सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. बट प्लांट्स में इस तरीके का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम चिल्ड्रन प्रेजेंट नहीं होता है. दे हैव ओनली टू वे सिस्टम्स. इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दिस, दैट इज़ द जाइलम. टिश्यू चैप्टर में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है. सेम वी विल स्टडी दिस जाइलम लिटिल बिट एंड फ्लोएम कि ये किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं इन द प्लांट्स. Xylem, what does the xylem do children? The xylem transports water and mineral from the soil. ये soil से water और mineral लेता है. Xylem में vessels, tracheids, xylem parenchyma and xylem fiber नाम के चार चीज़ें होती है which do this work. Specially vessels and tracheids are mainly responsible for the movement of water and mineral salts. हम पानी, पेड़ में पानी कहाँ डालते हैं? आप पत्ते में पानी कितना भी डालोगे वो पेड़ तक नहीं पहुँचेगा, वो मुरझाते जाएगा. आपको पानी कहाँ पर डालना है? आपको पानी रूट्स में डालना है. एंड दिस जाइलम टेक्स द वाटर फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दैट इज इट एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग चैनल. कंडक्टिंग मतलब एक जगह से एक से दूसरे को कंडक्ट कर करके लेके वो जाता है. जैसे ही डे टाइम में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लीव्स से हो, स्टोमेटा से हो, दैट इज़ हम इस इवेपोरेशन को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? ट्रांसपिरेशन कहते हैं. चिल्ड्रन दिस पार्ट इज़ फुली डन इन योर 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, सो यू डोंट गो डीप इन टू इट. बस थोड़ा सा आप समझने से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा. ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये पानी को खींचता है फ्रॉम रूट टू टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट. सी, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल कर रहा है. मीन्स कोई भी ऊपर से नीचे आना बहुत इजी है विद द ग्रेविटी, बट नीचे से ऊपर जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट नीड्स सम काइंड ऑफ पंप. उसके लिए जब हम अपने घर के नल के पानी को ऊपर टैंक तक चढ़ाते हैं हम एक पंप का यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट? तो सेम पंप जो है वो ट्रांसपिरेशन एक पंप है प्लांट्स में, जो कि पानी रूट से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज़ एकदम एरियल पार्ट तक भी वो पानी पहुँच पाता है. The loss of water from the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is called transpiration. This is the definition of transpiration. If it is in one word or so, if it is asked, then you can write कि loss of water जब होता है from aerial या कोई भी cut part of the plant से, तो हम उसको transpiration कहते हैं. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, विच आई टोल्ड यू. ट्रांसपिरेशन के कारण ही पानी जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड की तरफ मूव कर सकता है. और ये ट्रांसपिरेशन क्या करता है? इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. प्लांट सारा दिन सर्दी गर्मी सब में बाहर है, तो उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए दिस वाटर का जो सिस्टम है, पानी पेड़ को ठंडा रखने के लिए, यही ट्रांसपिरेशन काम करता है. अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है मीन्स अगर ज़्यादा गर्मी है वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रूट से एरियल पार्ट्स तक लेके जाएगा. इफ़ द टेम्परेचर इज़ कूल इनफ द ट्रांसपिरेशन रेट इज़ लेस, मीन्स वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पानी ऊपर तक लेके जाएगा. इट इज़ मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बाय the help of this water system. Next is phloem. हमको पता है दो कंडक्टिंग चैनल्स हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम.
Now phloem, what does this phloem do? It translocates food. Translocate food करने का मतलब क्या होता है? Translocate, ट्रांसपिरेशन मतलब पानी ऊपर जाना, ट्रांसलोकेशन दैट इज़ फूड. फूड हमको पता है, चाहे कभी हो सकता है वो अपना फूड को रूट्स में जमा कर रहा है, बट फूड्स बन कहाँ रहा है? लीव्स में बन रहा है, इजंट इट? पेड़ खाना कहाँ बनाती है? लीव्स में बनाती है, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में हो रहा है, बट ये खाना जो है वो पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट्स में पहुंच रहा है बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग टिश्यू नोन एज फ्लोएम. फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन दो चीज़ें करती है, दैट इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. इसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो देयर, बट मेनली द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. चिल्ड्रन, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है. ये ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकती है, बट ट्रांसपिरेशन में जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाने का ही काम कर सकता है. ये ऊपर से पानी नीचे, आप पत्ते में पानी डालोगे तो पत्ते से वो पानी नीचे नहीं ला सकता. So here you can see that is the xylem and xylem vessels and phloem vessels. See, this is the sieve tube and these are the companion cells. See, water नीचे से ऊपर जा रहा है और इसमें फूड जो है ऊपर भी जा रहा है, यू कैन सी, एंड नीचे भी आ रहा है, बिकॉज फूड जो है, लीव जो है फूड को नीचे रूट तक भी पहुंचाएगी, ऊपर एरियल पार्ट भी देगी. तो फ्लोएम translocation of food is unidirectional, whereas the xylem transpiration is always, that is, in the upward movement with the gravity, and this can be with the gravity and against the gravity both. Now transportation in human beings. ह्यूमन बींग्स में चिल्ड्रन ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो कौन करता है? हमारे आर्टरीज और वेन्स करते हैं. दो तरह के हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में फ्रॉम योर हेड टू टो दो तरह का सिस्टम वर्क करता है, आर्टरीज और वेन्स. और हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है ब्लड. ये ब्लड जो है पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में पहुंचा के बाहर देने का काम करता है. बट चिल्ड्रन, फॉर दिस सिस्टम टू वर्क वी नीड समथिंग, कोई एक पंपिंग सिस्टम की हमको ज़रूरत पड़ती है. सो दैट पंपिंग सिस्टम इज़ नोन एज हार्ट. व्हाट इज़ ब्लड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट. नाइट्रोजीनियस वेस्ट मीन्स जो वेस्ट आपके बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो क्रिएट होता है वो भी आपके बॉडी से बाहर ले जाने का काम, मीन्स आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन, ब्लड ही करता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने का काम करेगा. नाइट्रोजीनियस सिस्टम ब्लड ही किडनी तक पहुंचाता है, वहाँ से फिल्ट्रेशन होता है. सो ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन जॉब. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स क्या हो? कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड किस चीज़ से मिलके बना है? पहला थिंग है प्लाज्मा, जो लिक्विड है, एक पानी है जिसका नाम है प्लाज्मा, जो कि 55% वॉल्यूम का प्लाज्मा है. उसके अंदर तीन तरह की चीज़ें घोली गई है, दैट इज़ RBCs, WBC एंड प्लेटलेट. RBCs are the red blood cells, WBCs are the white blood cells, they are the fighter cells, and platelets, they are the clotting, they do the clotting in the blood. ये जो है, ये कंटेंट्स जो है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये जो है ये 45% प्रेजेंट होता है इन द ब्लड. RBCs दे कैरी ऑक्सीजन, WBC दे आर द फाइटर सेल्स इन योर बॉडी. कभी भी आपके बॉडी में कोई भी तरह का इन्वेजन होता है, डिजीज़ आपके बॉडी को अटैक करती है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स उनसे लड़ाई करते हैं. एंड इफ़ योर बॉडी वाइट ब्लड सेल्स दे विन, योर बॉडी वोंट गेट दैट डिजीज़. नेक्स्ट इज़ द प्लेटलेट. प्लेटलेट्स, ये कहीं भी अगर आपको कट जाए या कुछ हो जाए, आप देखिएगा थोड़ी देर बाद जैसे ही आपका बॉडी थोड़ा से ऑक्सीजन के इन कॉन्टैक्ट में रहता है, क्लॉटिंग हो जाता है, हमारे बॉडी वहाँ पर ब्लड जम जाती है. दिस इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लेटलेट्स. ये प्लेटलेट्स के कारण ही आपके बॉडी में आपके ब्लड जो है वो ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाता है. नहीं तो पूरा बॉडी एक कट लगने से पूरा ब्लड फ्लो हो जाना चाहिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये प्लेटलेट्स जो है उस ब्लड को रोक देता है बहने से. सी चिल्ड्रन, इन द फिगर यू कैन सी दीज आर द प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड, दीज आर द रेड ब्लड सेल, दीज आर द वाइट ब्लड सेल एंड दीज आर द प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड. ये ब्लड एक
प्लाज्मा है, एक पानी है जिसमें 3 तरह की, ये सोच लीजिए लाल मिर्च, ये सोच लीजिए नमक और ये सोच लीजिए चीनी, 3 तरह की चीज़ें पानी में घुली हुई है। दिस इज़ नोन एज ब्लड। ओके, प्लाज्मा, वो जो पानी है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा। नाउ फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का काम क्या है? सबसे पहला काम है, ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, जो ऑक्सीजन अभी प्रीवियसली हम जो अभी समझे, ऑक्सीजन लंग्स से आया एल्वियोली के पास, एल्वियोली ब्लड ने उस ऑक्सीजन को लिया, पूरे बॉडी में दे दिया। अब पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके ये कहाँ दे देता है? वापस एल्वियोली को दे देता है। दैट इज़ वो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहा है। आपके फूड में भी, आपका फूड भी जो है, जो ग्लूकोज है, वो एल्वियोली ने ऑक्सीजन लिया और विलीज which were present in the small intestine, willies were also supplied with the rich blood capillaries, और willies जो है वो फूड एब्जॉर्ब करके किनको दिया? ब्लड कैपिलरीज को दिया, और वो ब्लड कैपिलरीज पूरे बॉडी में आपके खाने को, ग्लूकोज को पहुंचाए। तो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है आपके ग्रोथ के लिए, आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, एंड मेनी अदर थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। हार्मोन्स के बिना हमारा बॉडी कोई काम नहीं करता है। तो ये हार्मोन्स भी जो है ये सिक्रेट करता है, अपना सिक्रेशन ब्लड में ही डालता है। तो हार्मोन्स को भी कौन लेके जाता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड ही करता है। नाउ ब्लड जो है वो कचरा, दैट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। चिल्ड्रन, अगेन एंड अगेन ये वर्ड आपके सामने आ रहा है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक वेस्ट। नाउ ये मेटाबॉलिज्म चीज़ क्या है? ये क्या चीज़ है मेटाबॉलिज्म? केमिस्ट्री के टर्म्स से हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सेम वे हम बायोलॉजी के टर्म्स में कोई भी जब रिएक्शन आपके बॉडी के अंदर होती है तब हम उसको रिएक्शन नहीं करके हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, सो हमारे बॉडी में ये पूरे लाइफ प्रोसेस के द्वारा, मीन्स जो रिस्पिरेशन हो रहा है, जब कोई भी काम होता है, कुछ तो भी वेस्ट हमेशा रिलीज़ होता है। ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट भी ब्लड ही लेके किसको देता है? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को देता है, और वो यूरिन से, दैट इज़ वाटर से, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। रेगुलेशन का काम करता है। ब्लड डज द वर्क ऑफ रेगुलेशन। ना व्हाट इज़ दिस रेगुलेशन? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। दैट इज़ वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अगर आप कितने भी ठंडे एरिया में चले जाएं, आपका ब्लड नहीं जमेगा, या कितने भी गर्म एरिया में चले जाएं तो भी आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय दिस ब्लड ओनली। नाउ वाटर लेवल इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड बाय दिस ब्लड। इट ऑल्सो मेंटेन्स द pH लेवल ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी को ज़्यादा एसिडिक या बेसिक नहीं होने देता है। प्रोटेक्शन नेक्स्ट इज, ये आपके बॉडी को, ब्लड आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। आई टोल्ड यू WBCs आर देयर, दे आर द फाइटर सेल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। अगर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस या किसी का भी प्रोटोजोआ का आपके बॉडी में इन्वेड होता है, अटैक करते हैं, तो ये WBCs दे फाइट अगेंस्ट देम एंड दे फाइट फॉर द रेजिस्टेंस, दे गिव रेजिस्टेंस टू योर बॉडी। वो आपके बॉडी को, ये ब्लड जो है आपके बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नाउ दिस इज़ हमारे बॉडी का, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्ट। हार्ट इज़ व्हाट चिल्ड्रन? इट इज़ द पंपिंग सिस्टम। सी, ऐसा है क्या खून सिर्फ पैर के तरफ जाता है? नहीं, खून हमारे सिर में भी पहुंचता है। ओके, दैट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट में ब्लड जो है हमारे हेड तक पहुंच रहा है, पूरे बॉडी से होके, टो से होके वापस हेड तक पहुंच रहा है। तो जब तक ये करने के लिए कोई एक पंपिंग सिस्टम नहीं है, तब तक दिस वर्क कांट बी डन। सो दिस पंपिंग सिस्टम इज़ द हार्ट। हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। हार्ट चिल्ड्रन कोई स्पेशल बहुत उसको वो ना फिल्टर करता है, ना वो खून बनाता है, वो कुछ भी नहीं करता है। वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेता है और पार्ट्स ऑफ द बॉडी को देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेता है और लंग्स को देता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। बट एक पंपिंग सिस्टम, एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिएशन, दैट इज सिस्टोल और डायस्टोल का एक प्रोसेस पूरे समय हमारे हार्ट में चलता रहता है। दैट इज द साउंड इज नोन एज लब। लब, ये एक लब
लब साउंड जो आपके अगर आप अपने रिस्ट में छूओगे, वन साउंड यू कैन हियर, दैट साउंड इज ऑफ हार्ट साउंड एंड दैट इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर हार्ट. सी चिल्ड्रन, द हार्ट इज द शेप ऑफ योर फिस्ट. आप अपनी मुट्ठी को बंद करिए, जितना बड़ा आपका मुट्ठी बनता है उतना ही बड़ा आपका हार्ट है. जस्ट उसी शेप का, बिल्कुल आपके फिस्ट के शेप का ही ये हार्ट होता है. आपको दिख रहा है ब्लू वाला साइड, ब्लू वाला जो राइट साइड होता है चिल्ड्रन, दिस इज़ द डीऑक्सीजनेटेड साइड जिसको कि हम इम्प्योर कहते हैं, एंड द रेड वन इज़ द ऑक्सीजनेटेड साइड जिसको कि हम प्योर कहते हैं. मीन्स यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है और ये वाला जो है ये आयोटा से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जा रहा है. यहाँ से वेना कावा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा है, और हार्ट इसको कहाँ पंप कर रहा है, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से इसको लंग्स में डाल रहा है. लंग्स में क्या होता है, ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेशन, लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज सी चिल्ड्रन. इसीलिए ये लंग्स और हार्ट बिल्कुल बाजू बाजू में दे आर प्लेस्ड. हियर यू कैन सी दिस इज द हार्ट एंड दीज आर द टू लंग्स, बिकॉज ये हार्ट जो है ये लंग्स को ब्लड देता है और वापस लंग्स से ही ब्लड लेता है और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को देता है. इसीलिए ये दोनों ऑर्गन्स बिल्कुल हार्ट के बीचों बीच में, दिस लंग्स के, दिस आर द टू लंग्स एंड जस्ट इन द सेंटर योर हार्ट इज प्लेस्ड, बिकॉज दीज टू थिंग्स दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर. ये दोनों जो है काम कोऑर्डिनेशन में करते हैं. So this is the figure of children. Section of human heart is again very important. ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ डू दिस फिगर, दिस डायग्राम वेरी नाइसली. सिंपली मैंने आपको समझा दिया. आपका हार्ट जो है, हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. हमारा हार्ट जो है ये एक सेप्टम से सेपरेटेड रहता है. हमारा हार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, कभी भी ये मिक्स नहीं होते. सो इट ऑल्सो हैज़ अ रीज़न कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कभी भी ब्लड मिक्स क्यों नहीं होते हैं इन ह्यूमन हार्ट. एंड इट इज़ वेरी एडवांस सिस्टम ऑफ हार्ट, दैट इज़ इट इज़ हैविंग 4 चैम्बर्ड सिस्टम. सिंपली लेट मी टेल यू वन थिंग. ये वेना कावा से, ये एक वेना कावा है, ये दूसरा वेना कावा है. इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो हार्ट में आई. हार्ट ने उसको वापस पंप किया कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी. अब सी आर्टरी, हम सोचते हैं आर्टरी जो वर्ड है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, मींस वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. बट जब भी उसके साथ ये वर्ड पल्मोनरी अटैच हो जाता है, व्हेन दिस वर्ड पल्मोनरी इज देयर, मींस ये उल्टा काम करेगा. मीन्स आर्टरी इज टेकिंग द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन. ये लंग्स को, ये पल्मोनरी आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मींस इम्प्योर ब्लड को लंग्स में देती है. यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स को देती है और लंग्स में ये वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये पल्मोनरी वेन से जो है ये ब्लड वापस हमारे लंग्स, हार्ट में आता है. फ्रॉम द हार्ट अगेन इट गोज़ टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द आयोटा इट विल गो आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वेना कावा सारे बॉडी से ब्लड लिया और आयोटा सारे बॉडी को ब्लड दे रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है. पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लंग्स में दे रहा है. पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट को दे रहा है. नाउ द मसल, a muscular pumping organ that pumps blood into the vessels, is called heart, which is situated between the lungs, slightly tilted towards left. मैंने आपको पोजीशन ऑफ हार्ट दिखाया था. दोनों लंग्स के बीच में हार्ट जो है वो प्रेजेंट है. वो आपके फिस्ट के बराबर होता है. आप अपनी मुट्ठी, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी बनेगी उसका उतना बड़ा हार्ट है. ये हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है. आई टोल्ड यू ये 4 चैम्बर क्यों होता है. इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दोनों ब्लड को हमारा हार्ट कभी भी मिक्स होने नहीं देता है. एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट वी हैव.
As we are warm blooded animals and we need always energy to keep our body द टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको अपने बॉडी का मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो हम बेकार के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने में एनर्जी नहीं यूज़ करते हैं। हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है, इसलिए हमारा हार्ट पहले से ही 4 चैम्बर्ड है, जो कि वहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज ना होके अदर प्रोसेस में हमारा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होता है। These are the 4 chambers of your heart. I told you, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. I told you right atrium receive deoxygenated blood and to blood through the, कहाँ से लेता है ये, वेना कावा से, और पंप कर देता है टू द राइट वेंट्रिकल। यहाँ से ये ब्लड यहाँ आता है। अब यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पर चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, जहाँ पर वो ऑक्सीजनेशन होता है। नाउ अब जब ब्लड बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड होके, रेड होके, मस्त होके, ऑक्सीजनेशन होके आ गया, अब इसको कौन रिसीव करेगा, राइट एट्रियम रिसीव करेगा। पल्मोनरी वेन से ये राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से ये लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में आएगा ये ब्लड, और आयोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भेज देता है। ये थोड़ा सा रे डायग्राम के फॉर्म में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सी चिल्ड्रन, यही मैं आपको समझा रही हूँ तब से। दिस इज़ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। लेफ्ट साइड इज़ द प्योर साइड, राइट साइड इज़ द इम्प्योर साइड। ये ऑक्सीजनेटेड साइड है, ये डीऑक्सीजनेटेड साइड है। सी, ये चीज़ को आप समझिए, क्योंकि ये डबल सर्कुलेशन में भी आपको मदद करेगा, इसलिए मैंने 2 फॉर्म में आपको बताया है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होके लेफ्ट एट्रियम में आता है, सेम टाइम में वेना कावा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को देता है। मींस एक साथ दोनों तरफ से ब्लड कहाँ पर भरता है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम में। इस समय जो एट्रियम जो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है, ओपन फॉर्म में रहता है। सी इन दिस, अभी जो दोनों है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में रहता है। यहाँ से ब्लड आया, इसके बाद एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जाएगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों चैम्बर्स में रिलैक्सिएशन होगा एंड ब्लड विल मूव इनटू द लेफ्ट, दैट इज़ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। वापस से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएगा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटा जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके आएगा। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टुगेदर। ये जो दोनों तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का काम बिल्कुल एक साथ चल रहा है, लेकिन इनके बीच में एक सेप्टम रहता है जो कि इनको डिवाइड करके रखता है, एंड द वॉल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है। वो फंक्शन ऑफ वॉल्व्स हमेशा पूछते हैं। वॉल्व क्या करता है, इट स्टॉप्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मीन्स खून को वापस पीछे या आगे मूव करने के लिए वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। नाउ this is again the diagram which I wanted to just for your explanation. See this diagram also children very nicely, it will make you all the more clear. Now थोड़ा सा हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है दे कैरी ये हार्ट में वेरियस ऑर्गन्स, हार्ट से वेरियस, ये हमेशा प्योर ब्लड कैरी करता है। वेन्स जो है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। कैपिलरीज जो है ये हर एक ऑर्गन्स के प्रेजेंट पास में रहता है, ये एक्सचेंज ऑफ ब्लड कराता है विद द ऑर्गन्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। नाउ एक्सेप्ट आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करता है, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। वेन्स जो है वो इम्प्योर, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है इन ऑल द बॉडी, बट पल्मोनरी वेन, अगर वर्ड पल्मोनरी वेन आ गया तो ये फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड कैरी करता है। ठीक है। आर्टरीज दे आर थिक वॉल रहते हैं विच कैरी ब्लड विथ हाई प्रेशर, दे डू नॉट हैव वॉल्व्स। वेन्स जो हैं इनमें
ये होते हैं पतले पतले, इनके वॉल्स थोड़ा पतला होता है और इनमें बहुत धीरे धीरे लो प्रेशर से ये जो है खून मूव होता है। कोई भी चीज़ जब धीरे धीरे मूव होती है तो चिल्ड्रन हो सकता है कभी कभी वो पीछे चली जाए, है ना। जो बच्चे बैक बेंचर्स है वो कभी कभी क्लास से बाहर पीछे से निकल के ना चले जाए, इसीलिए उनमें वॉल्स प्रोवाइड किया गया है। वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड पीछे ना चला जाए क्योंकि वो धीरे धीरे मूव हो रहे हैं, इसीलिए वेन्स में वॉल्स आर देयर, वेरल्स आर्टरी दे डू नॉट हैव वॉल्स। आर्टरीज के वॉल्स थिक होते हैं, वेरल्स वेन्स के वॉल्स जो हैं दे आर वेरी थिन इन नेचर। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में चिल्ड्रन हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देख लेते हैं। फिशेस में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है इनका। ये दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। हम फिश को अगर पानी से निकाल देते हैं, बाहर रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। सो फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उनके हार्ट में मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यूजुअली मिक्सअप हो जाता है। दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है, जैसे हमारे बॉडी में लंग्स होता है, उनके बॉडी में गिल्स होता है। गिल्स जो है वो ऑक्सीजन लेके आते हैं। इन एम्फ्रीबियंस, सी चिल्ड्रन, एम्फ्रीबियन मतलब विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, इसलिए इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स इन लोगों का, इनके हार्ट में टोटल सेपरेशन नहीं है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग ये टॉलरेट कर सकते हैं। दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादातर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एनवायरनमेंट पे ही इनके बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कमिंग टू द मोस्ट एडवांस, दैट इज द मैमल्स। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से नहीं मिक्सअप होता है। दिस अलाउज हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इसीलिए हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाती है, वहाँ पर हमको थोड़ा सा भी एनर्जी वेस्ट नहीं कर पाता है। इसी कारण वी आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड वी कैन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। एज आई टोल्ड यू, आप ठंड एरिया में चले जाएंगे तो भी आपका बॉडी वही 98 डिग्री पे रहेगा। अगर आप गर्म एरिया में चले जाएंगे तो भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन रखता है। और आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल भी नहीं होता है और ऑक्सीजन जो है वो फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ देयर इन योर ब्लड। दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन गो थ्रू इट। इसमें से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सो रीड दिस thoroughly. Now a very important part, that is the double circulation. It is a very important question as per your board examination point of view also, children. See, double circulation of heart means when in one सर्कुलेशन, इन एक बार में जब आपके ब्लड में, आपके हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ट्वाइस। एक ही सर्कुलेशन में 2 बार ब्लड आपके हार्ट में आता है, दैट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन 2 चीज़ इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एज वेल एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सी चिल्ड्रन, हियर वन फिगर इज गिवन टू यू। ओवर हियर यू कैन सी, ये जो ब्लू वाला पूरा पार्ट है, दैट इज़ द राइट साइड एंड दैट इज़ द डीऑक्सीजनेटेड पार्ट, एंड दिस लेफ्ट साइड इज फुली इन रेड, दैट इज़ द ऑक्सीजनेटेड और द pure blood side. Now this is the left side, that is the pure side, and this is the right side, that is the impure side. Same बिल्कुल इसी तरह से देखिए, ये लेफ्ट राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, and this is also left. Now यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही लिखा है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बट यहाँ पर हार्ट में लेफ्ट ऑरिकल पहले और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे है। जब मैंने डबल सर्कुलेशन समझाया है तब मैंने राइट वेंट्रिकल को ऊपर कर दिया है एंड राइट ऑरिकल को नीचे। मीन्स इस साइड को मैंने ऊपर रख दिया है एंड दिस साइड को मैंने नीचे रख के ये चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इन दैट वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली।
किस तरह से होता है। तो अपन स्टार्ट करेंगे डबल सर्कुलेशन कहाँ से, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से हम डबल सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे समझना। राइट वेंट्रिकल से हमारा जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है वो किसको लेके जाएगा, लंग्स को लेके जाएगा। लंग्स से ये प्यूरिफाई होने के बाद उसको पल्मोनरी वेन जो है उसको कहाँ पर लेके आ गया, यू कैन सी ओवर हियर लेफ्ट ऑरिकल में लेके आ गया। सेम चीज़ मैंने यहाँ भी लिखा है, देखिए राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर ये कौन लाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लाएगा, लंग्स को लाएगा, लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर उसका ऑक्सीजनेशन होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब ये ब्लड नाउ इट इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड थ्रू पल्मोनरी वेन इट विल गो टू लेफ्ट ऑरिकल। दिस पार्ट, इतने में आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। दोनों जो लाने ले जाने का काम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स करते हैं, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। From here your pulmonary circulation is completed. Now we'll do the next circulation. Next वाला डबल है तो दो सर्कुलेशन, नेक्स्ट सर्कुलेशन दैट इज सिस्टर्निक सर्कुलेशन। अब देखिए ये राइट वेंट्रिक लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया। अब ये लेफ्ट ऑरिकल से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, यहीं से हम वापस शुरू करते हैं। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से और aorta से it will go to all parts of the body. From here it through aorta it goes to all part of the body. Again from all parts of the body अब ये वापस deoxygenated बन गया है and it will come to right auricle through superior एंड इन्फीरियर वेने कावा। दो वेने कावा से दैट इज़ इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेने कावा से ये कहाँ पर आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। सेम आई हैव रिटन ओवर हियर ऑल्सो। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। ये पूरा प्योर ब्लड है। अब ये प्योर ब्लड आपके पूरे बॉडी में जाता है थ्रू आयोटा, इट गोज़ टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स अब ये वापस जो ब्लड है वो इम्प्योर हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ये ब्लड जो है थ्रू वेने केवा, यहाँ पर जो है दैट इज़ द वेने कावा से ये पाक कहाँ पर आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा एंड अगेन द साइकिल विल गो ऑन दिस वे। सो दिस राइट ऑरिकल से जब ब्लड इट कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वेने कावा जो राइट ऑरिकल में ब्लड को लेके आता है, हियर कंप्लीट्स योर सिस्टर्निक सर्कुलेशन। सी टू सर्कुलेशंस आर टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ होते हैं, एक के बाद एक नहीं, एक साथ होते हैं। सो this circulation is known as double circulation. In double circulation the blood flows through the heart twice, दो बार ब्लड का फ्लो होता है ये हार्ट से। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, दीज आर द टू सर्कुलेशन। डबल है तो दो सर्कुलेशन, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टर्निक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन टेक्स प्लेस ओवर हियर। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन किसका होगा, हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हार्ट के बीच में हो रहा है, या हार्ट और लंग्स या हार्ट एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ दिस कंप्लीट्स योर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का ये फिगर को अच्छे से करिए, इन दैट वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन। बच्चे जो है इस पार्ट में मेनली यू ऑल मेक द मिस्टेक, उनको बिल्कुल हार्ट के जैसे ही वो इस चीज़ को भी लिखना शुरू कर देते हैं एंड हियर इट गोज रॉन्ग। सो डू डबल सर्कुलेशन बाय दिस डायग्राम। इस डायग्राम से डबल सर्कुलेशन को पढ़िए और इस फिगर को साथ में रखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ एक थोड़ा सा हॉट्स में आपको बता देती हूँ। हार्ट बीट जो है वो 72 to 80 टाइम्स एक मिनट में हार्ट बीट होता है और एक दिन में आपका जो वन डे में, एक पूरे डे में 115,000 टाइम्स आपका ब्लड जो आपका हार्ट जो है वो बीट करता है। एक दिन में कितने बार बीट करता है, 115,000 टाइम्स आपका हार्ट जो है वो बीट करता है एंड इन अ ईयर इट बीट्स 42 मिलियंस टाइम एक
ईयर में वो आपका हार्ट बीट करता है। दैट इज़ द सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो इतने बार आपके हार्ट में टेक प्लेस होता है। योर हार्ट इज़ इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन एंड द डे यू आर बॉर्न टिल द डे you will die, this pumping system is continuing and it never fails। एक मिनट के लिए भी ये जो है कभी रेस्ट पे नहीं जाता है। एक्सक्यूज मी। अब नेक्स्ट अपन करेंगे ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? द प्रेशर एट विच द ब्लड पम्प्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स, मीन्स आपके अगेंस्ट में, दैट इज ब्लड जो पंप होगा अगेंस्ट द वेसल्स में, जब ब्लड पंप होता है तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है चिल्ड्रन, उसका नाम है सिग्मोमेनोमीटर। सिग्मोमेनो सिग्मोमोमामीटर, सिग्मोमेनो मैनोमीटर। Sigmometer is the instrument through which the blood pressure is measured. Please spell it properly, in that way you will be able to write the spelling rightly, because mainly children write the spelling of this sigmomanometer totally wrong and here you don't get any marks। ये mainly 1 mark के question में अक्सर आपको ये पूछा जा सकता है। The pressure of the blood inside the arteries during ventricular systole, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, कोई भी चीज़ जब बंद होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस समय जो प्रेशर बनता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और बिल्कुल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के समय, मीन्स जब रिलैक्स होता है, जब ये हार्ट रिलैक्स होता है, उस समय जो प्रेशर बनता है उसको डायस्टॉलिक प्रेशर बोलते हैं। एंड दीज टू प्रेशर टुगेदर मेक्स द ब्लड प्रेशर ऑफ योर बॉडी। अब हम एक थोड़ा सा दूसरा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दिस इज़ नोन एज लिम्फ। इसको हम लिम्फ कहते हैं। इट इज़ अगेन अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कहीं से बाहर से पैदा नहीं हुआ है चिल्ड्रन। अगर आपके बॉडी में आप कहीं भी अपने मसल को आप कट करिए, आपको गीला गीला महसूस होगा। जब तक आर्टरीज या वेन्स नहीं कट होती है, आपके बॉडी से ब्लड नहीं बाहर आ सकता, आपके मसल्स में ब्लड नहीं आ सकता, लेकिन आपको एक गीला गीला सा चीज़ महसूस होता है। नाउ दैट इज़ द लिम्फ। लिम्फ टिश्यू इज़ अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स, जिस तरह से ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है आपके बॉडी में ऑल द दैट इज़ डाइजेस्टिव फूड, दैट इज़ द फूड एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज द नाइट्रोजनियस वेस्ट को आपके बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करता है, वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लगता है। सेम ऑल द वर्क इज़ डन बाय द लिम्फ ऑल्सो। The places where the blood capillaries cannot reach children, here सारे nutritive substance पहुँचाने का काम this lymph is only doing। lymph इसीलिए कैरी करता है digested food, fats and all the other materials also। See, once we will read this, what I told you, same thing is written over here। lymph is a fluid connective, it also involves transportation। ये transportation का काम कर रहा है blood के जैसे। lymph is formed when some amount of plasma, protein and red blood cells escape into the intercellular spaces or the tissues। जो blood से, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू ब्लड, आई टोल्ड यू कि ब्लड के अंदर एक पानी है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा। उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा जो है एज वेल एज द अदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड आपके पूरे बॉडी में आर्टरीज या वेन्स के थ्रू से ट्रैवल कर रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिफ्यूजन से कुछ प्लाज्मा और कुछ ये जो अदर कंपोनेंट्स है, ये आपके मसल के जो टिश्यू के मसल्स में, टिश्यूज़ में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, इनमें ये डिफ्यूज़ होके आ जाता है। और यही डिफ्यूजन मीन्स आप इसको समझ सकते हैं पाइप से लीकेज होना। ठीक है, कहीं कहीं पर पाइप फूट गई, अगर आपके गार्डन में कहीं कहीं पर पाइप फूट गई तो वहाँ से पानी का लीकेज होता है ना, सेम वे तो वहाँ भी पानी आ जाता है, बट यहाँ पर कोई लीकेज नहीं है। यहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स में देयर इज़ नथिंग एज अ लीकेज सॉर्ट ऑफ थिंग, बट आर्टरीज और वेन्स से हमेशा थोड़ा कुछ जो है हमेशा ऊज आउट होते रहता है। ऑल आर सेल्स और टिश्यूज से बने हैं, तो उनमें से हमेशा डिफ्यूजन का प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस चल रहा है। सो दिस प्लाज्मा एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड कभी कभी हमेशा
टिश्यूज़ में धीरे धीरे आते रहते हैं और यही जो है इसी का नाम लिम्फ है. Lymph involves the transportation of substances where blood cannot reach. I told you, lymph उन जगहों पे transportation का भी काम कर सकता है where blood vessels do not reach. Lymph carries digested and absorbed fat. मैंने आपको बोला lymph क्या कैरी करता है? digested food, absorbed fat from intestine and drains extra fluid from extracellular spaces back into the blood. और अगर कहीं पर extra fluid है तो वो वापस ये रिजाव जो है ये बाहर से अंदर आर्टरीज और वेन्स की तरफ भी हो सकती है. दैट इज़ अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है तो वो वापस हमारा आर्टरीज और वेन्स जो है वो सोक कर लेता है. बट अगर कोई भी फ्लूइड जो आर्टरीज और वेन्स में नहीं है तो वो जो बाहर का जो गीला सब्सटेंस है दैट इज़ द लिम्फ. इट इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन योर बॉडी. With this we complete our transportation. जो transportation वाला पार्ट है हम complete करके next last part of life process में हम आ रहे हैं. That is known as excretion. What is the meaning of excretion? Excretion का मतलब होता है कचरा बाहर निकालना, excrete out कर देना, बाहर निकालना. Naturally आपका बॉडी के जो भी चीज़ important है, useful है, वो तो आप बाहर नहीं निकालोगे. आप कौन से चीज़ों को निकालोगे? The things which are not needed by your body, you will excrete only those things out of your बॉडी. ओके, सो आपके बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रहे हैं. वी आर सीइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़ थ्रू दिस चैप्टर. और कोई भी जब काम होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है तो उसका हमेशा बाई प्रोडक्ट निकलता है. बाई प्रोडक्ट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट विच इज़, हमेशा ऐसा नहीं है कि बाई प्रोडक्ट जो हार्मफुल ही हो सकते हैं. बाई प्रोडक्ट्स कभी कभी यूज़फुल भी हो सकता है. किसी का बाई प्रोडक्ट किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है. जैसे प्लांट का बाई प्रोडक्ट हो सकता है हमारे लिए यूज़फुल हो. ओके, बट हमारा बाई प्रोडक्ट जो हम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बना रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से हमारा जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे बॉडी से जो लिक्विड फॉर्म में जो बाहर निकलता है दैट इज़ थ्रू एक्सक्रीशन. वॉट इज़ द ब्लड डूइंग चिल्ड्रेन? ब्लड में मैंने आपको बोला ब्लड अच्छे चीज़ों को भी लेके जा रहा है, लेकिन ब्लड जो है वो कचरा को भी लेके आता है. एंड ब्लड इन किडनीज में आता है. सी यू कैन सी दिस किडनीज, दीज आर टू, देर आर टू अ पेयर ऑफ किडनी इन योर बॉडी. यहाँ पर जो है दिस हियर इज़ द बैक बोन एंड ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैक बोन टू बीन शेप स्ट्रक्चर्स आर देयर, दे आर नोन एज किडनी. किडनीज से जो फिल्टर्ड जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के साथ, वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो कचरा है, वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा. यूरिनरी ब्लैडर जब एक्स्ट्रा फुल हो जाता है तब आपको अर्ज होता है और यूरेथ्रा से आपका जो यूरिन है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दिस वेस्ट प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ योर बॉडी. Now this is the structure of excretory system. Children, please do this structure very nicely. It is very simple and children do it always right. ये बच्चे कभी गलत नहीं करते हैं usually. So this structure please do it. Excretion क्या है एक बार अपन पढ़ लेते हैं. Excretion is a biological process by which organisms remove harmful metabolic waste. That is mainly the nitrogenous waste. Nitrogenous waste मतलब यूरिया या यूरिक एसिड हो सकता है from the body. Now excretory system के कितने, it comprises of means उसके कितने जो parts होते हैं, they are a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. Now this is the detailed structure of this kidney. This is the kidney and this is the detailed structure of the kidney shown over here. Now let's study this in an elaborate manner. एक्सक्रीटरी सिस्टम को अपन पढ़ते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम, अ पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड ऑन द एब्डोमिनल रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. एज आई एक्सप्लेन्ड यू, यूरिया और यूरिक एसिड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड थ्रू दिस किडनी. किडनी का बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट मीन्स एक किडनी में थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है और ये नेफ्रॉन्स एक्चुअली फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं फिल्टर करेंगे ब्लड को और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी के साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा एंड विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थ्रू एज यूरिन थ्रू यूरेटर इट विल गो आउट ऑफ योर बॉडी. चिल्ड्रन, इसमें से जो नेफ्रॉन्स है ये अक्सर एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स पूछा जाता है. डू इट वेरी नाइसली. और एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए भी
एग्ज़ाम में आता है। एक्सप्लेन करने के लिए अगर आता है तो आप इसका फिगर बनाएंगे एज वेल एज यू विल राइट दिस एक्सप्लेनेशन। सी चिल्ड्रन, अगर थिंग्स को आप समझ गए हैं यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। ऑलवेज इट इज़ नॉट नीडेड टू यूज़ द बुकिश वर्ड, बट टर्मिनोलॉजीज़, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है, फिल्ट्रेशन जो वर्ड्स हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी, बैकबोन, टर्म्स जो है वो साइंस के ही रहने दीजिएगा, बट सिंपल लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा we'll see about kidney, we'll see little about kidney. What is about kidney? Kidneys, I told you, they are bean shaped, they are reddish in color, they are present on the either side of the backbone in the abdominal region. आपके कमर वाले रीजन में ये किडनी प्रेजेंट होते हैं, आपके बैकबोन के दो साइड में दो किडनीज आर प्रेजेंट। द लेफ्ट किडनी, जो थोड़ा सा प्लेसमेंट में इनका चेंज है, लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर और राइट किडनी लिटिल लोअर प्लेस्ड है to adjust the abdominal cavity with the position of liver. मेनली चिल्ड्रन, ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो किडनी फिल्टर करता है, ये मेनली लिवर का बाई प्रोडक्ट है। लिवर जो काम करता है, जब मेटाबॉलिक उसके काम के द्वारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और यही फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। Kidney, it also maintains the blood pressure, it regulates the pH of the blood. See children, किडनी का यूरिया और यूरिक एसिड अगर आपके बॉडी से फिल्टर होके बाहर नहीं जाएगा तो आपका बॉडी ब्लड जो है वो पूरा एसिडिक बन जाता है, वो पॉइजनस बन जाता है, बिकॉज दीज थिंग्स, यूरिया हो चाहे यूरिक एसिड हो, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। वो हमारे अदर ऑर्गेन्स को भी फेलियर करने लगते हैं इफ़ दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड। सो ये फिल्ट्रेशन करके ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा को मेंटेन रखते हैं, उसका पीएच लेवल को मेंटेन करते हुए, मीन्स उसको ज़्यादा गंदा नहीं होने देते, उसको कीप ऑन क्लीनिंग एंड मेक इट द पीएच लेवल इज मेंटेन्ड बाय द किडनी इटसेल्फ। नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। अब इसका थोड़ा सा नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं चिल्ड्रन, दैट्स वाई दे आर माइक्रोस्कोपिक, और ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी तो एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, उसमें जो काम करते हैं वो ये नेफ्रॉन्स ही करते हैं। नेफ्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ मीन्स वो बने हुए हैं रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूबुल्स से। रीनल ट्यूबुल्स से मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और कुछ कॉर्पसल्स और ट्यूबुल्स से बने हुए हैं। रीनल कॉर्पसल्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ ट्रफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। मीन्स जो इसका जो एक गुच्छा है, नेफ्रॉन्स के गुच्छे को, जो नेफ्रॉन्स में एक गुच्छा है, यू कैन सी ओवर हियर चिल्ड्रन, ये जो ये एक नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको कि हम ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा कहेंगे, दिस इज़ नोन एज द ग्लोमेरुलस, और ये चारों तरफ से एक कैप्सूल नुमा चीज़ से कवर्ड है, एक कप शेप चीज़ से कवर्ड है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। नाउ अगेन कमिंग बैक, स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेंगे। नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। Each kidney consists of large number of nephrons. Approximately 1.5 millions of nephrons are there in each kidney. The main component of nephron is, I told you, this is glomerulus. ये जो glomerulus है ये Bowman's capsule, long renal tubes. ये आपको renal tubes भी यहाँ पर दिखाई देंगे. I'll show you in that figure very nicely. These renal tubes are, ये जो tubes हैं they are known as renal tubes. This comprise of this Bowman's capsule, glomerulus, and this renal tubes are the main components of these nephrons. और ये 1.5 millions of nephrons are present in each kidney. थोड़ा सा किडनी के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, रिटन पार्ट को भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देयर आर थाउजेंड्स, दैट इज 1.5 मिलियंस नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी। ब्लड
हाई प्रेशर ब्लड जो है ग्रेट प्रेशर के साथ ट्रैवल करता है कहाँ पर, ये ग्लोमेरुलस में, जो गुच्छा मैंने आपको दिखाया था ब्लड का कैपिलरीज का, वहाँ पर ट्रैवल करता है। और यहाँ पर से जो यूजफुल सब्सटेंस है दैट इज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अदर कंपोनेंट्स एंड वाटर्स आर सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके बॉडी के लिए, एक्सेस वाटर भी जो है, जो वाटर आपको चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है किडनी, ये ब्लड के कैपिलरीज से आपका किडनी उसको एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब कर लेता है वी शुड से। एंड द अनवांटेड थिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस से होता हुआ, बोमेन्स कैप्सूल से होता हुआ वो यूरेटर में ट्रैवल कर जाएगा और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा और वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। एक बार सी द स्ट्रक्चर नाइसली। नाउ ये रीनल जो ट्यूब्स हैं दे ब्रिंग ब्लड विद द ग्रेट प्रेशर। यहाँ पर जो है रीएब्जॉर्प्शन, वैसे तो हर एक हम स्टेजेस में देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बट यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है दैट इज अमाइनो एसिड, फैट्स एंड ग्लूकोज जो अगर यहाँ पर आ गया है तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस ये बोमेन्स कैप्सूल, बहुत सारे बोमेन्स कैप्सूल के जो ट्यूबुल्स हैं एक साथ मिलते हैं यूरेटर में और यूरेटर से होता हुआ आपका जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा एंड यूरेटर से इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का जब भी आप लिखेंगे ये स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे या फिर आप ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दोनों में से आपको जो इजी लगता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज व्हेन इट इज़ आस्क्ड इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। आपको हमेशा डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। नाउ चिल्ड्रन, इन केस अगर किसी कारण से हमारा किडनी फिल्ट्रेशन करना बंद कर देता है, किडनी फेलियर हो जाता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हम अपने ब्लड को फिल्टर कराते हैं एंड दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। सी चिल्ड्रन, इन द फिगर you can see one man is sitting and the dialysis work is going on. From his body full blood goes through this machine, that is यहाँ पर इस मशीन में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स यहाँ ये ले लेता है और जो प्योर ब्लड है, जो साफ़ किया हुआ ब्लड है वो इनके बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। ये वर्क साइमल्टेनियसली होता है, मीन्स तुरंत यहाँ से गया और यहाँ से आया, दिस वर्क गोज ऑन लाइक दिस। बट द रीएब्जॉर्प्शन का काम जो है वो ये मशीन नहीं कर पाता है, जो कि आपका किडनी ही सिर्फ कर पाता है। आई टोल्ड यू बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ज़रूरत का जो प्रोडक्ट्स है उसको रीएब्जॉर्ब, एक्स्ट्रा वाटर या फिर वहाँ अमाइनो एसिड्स हो, चाहे ग्लिसरॉल हो, चाहे ग्लूकोज हो, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड द थिंग्स अगर रीएब्जॉर्प्शन, वी शुड से इट एज रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्ब कर लेता है एंड ओनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट को वो आपके बॉडी से बाहर जाने देता है। बट इन द प्रोसेस ऑफ दिस डायलिसिस चिल्ड्रन दिस रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। एक बहुत सिंपल सी बात आप समझिए, आपका बॉडी जो है इनिशियली एक दिन में 180 लीटर पानी जो है फिल्टर करता है आपका किडनी, बट आप यूरिन के थ्रू सिर्फ 1 से 2 लीटर पानी ही यूरिन के थ्रू से, आप 180 लीटर आप यूरिन करते हो क्या कभी? हम कभी नहीं करते। 1 से 2 लीटर पानी ही आपके यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। तो यू कैन इमेजिन कितना रीएब्जॉर्प्शन हमारी किडनी में होता है। सो किडनी डज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रीएब्जॉर्प्शन विच दिस डायलिसिस मशीन इज नॉट एबल टू डू। ओके, बट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर किडनी फेल है, आपको किसी का किडनी मिला भी नहीं, तो इन दैट केस द मशीन, डायलिसिस मशीन इज वर्क फॉर द नाइट्रोजीनियस टू टेक इट आउट फ्रॉम योर बॉडी। नाउ चिल्ड्रन, अगर आप ह्यूमन बॉडी का हमने एक्सक्रीशन देखा, अब हम थोड़ा सा प्लांट एक्सक्रीशन देख लेते हैं। चिल्ड्रन, हमारे बॉडी में पूरे लाइफ प्रोसेस के द्वारा के समय बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा है एंड सो लॉट ऑफ बाई प्रोडक्ट्स वर देयर, और सारे बाई प्रोडक्ट्स चाहे किडनी निकाल रहा है, चाहे वो एनएस से बाहर निकल रहा है हमारे, चाहे वो रिस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, मेनी फॉर्म्स में हमारे बॉडी से बाहर निकलते रहता है।
सेम वे चिल्ड्रन, प्लांट्स में भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है। वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो रिस्पिरेशन का काम कर रहा है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। तो नेचुरल बात है इनमें भी बाई प्रोडक्ट्स तो निकलते ही होंगे, दैट इज़ द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इनमें भी बनता होगा। सो गैशियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अगर है तो हमको मालूम है रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड है और दिन के समय जो थिंग जो विच इज़ नॉट नीडेड बाय द प्लांट, दैट इज़ ऑक्सीजन। ये बात अलग है कि वो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है एंड वी टेक दैट ऑक्सीजन, इजंट इट? बट ये प्लांट के लिए एज अ बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लिक्विड वेस्ट में चिल्ड्रन, प्लांट का जो जाइलम है वहाँ से कट पार्ट या फिर स्टोमेटा से एक्सेस पानी निकल जाता है। पेड़ में आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो पेड़ सड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के समय स्टोमेटा से या फिर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से या कट पार्ट ऑफ द प्लांट से एक्सेस वाटर निकल जाता है। कभी कभी जो जाइलम से कुछ पार्ट्स ऊज आउट होने लगते हैं, कुछ लिक्विड ऊज आउट होने लगते हैं, जिसको रेजिन या हम गम भी कहते हैं। अगर किसी ने गोंद का पेड़ देखा होगा तो देखा होगा उसके तने से कुछ निकलता हुआ, कुछ गीला गीला निकलता हुआ आपको हमेशा दिखेगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। वो एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो अपने पार्क से बाहर निकाल देता है। सॉलिड वेस्ट चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि प्लांट के लीव्स हमेशा मरते नहीं हैं, कभी कभी आपको दिखेगा प्लांट्स के पत्ते पीले होने लग रहे हैं। तो प्लांट क्या करता है, जब अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, सॉलिड वेस्ट होता है, वो किसी एक लीफ में जमा करता जाता है एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दैट लीफ बिकम्स येलो इन कलर। और कुछ समय के बाद वो लीफ फॉल आउट, दैट इज़ प्लांट उसको अपने से डिटैच करके गिरा देता है। आप अगर नहीं भी वो पत्ता तोड़ोगे तो भी देखोगे पीले पत्ते झड़ के नीचे गिर जाते हैं, बिकॉज वो इटसेल्फ प्लांट ही करता है, क्योंकि वो उसको और नहीं चाहिए। दे वर द सॉलिड वेस्ट जिसको उसने उस पत्ते में जमा किया था और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो पत्ते को अपने से गिरा देता है। सो दैट इज़ द सॉलिड वेस्ट। चलिए इसी को थोड़ा सा आप फिगर के फॉर्म में भी देख लीजिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये रेजिन का, जहाँ आपको दिख रहा होगा कुछ ऊज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द लिक्विड वेस्ट। गैशियस वेस्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, लाइट ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाल रहा है, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव्स है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाल रहे हैं। एंड ये भी आप देख सकते हैं कभी कभी रिस्पिरेशन के समय ट्रांसपिरेशन ऐसा आपको दिखता नहीं है, पानी निकल रहा है, बट इट गोज़ आउट ऑफ द प्लांट इन दिस वे। कुछ आपको प्लांट में ऐसा कलेक्ट करने के लिए कभी कभी दिस प्लांट के बार्क को कट करते हैं और इसमें से ये लिक्विड जो है वो कलेक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एक्चुअली ये हमेशा बाई प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज सम टाइम फॉर आवर यूज़ ऑल्सो वी कलेक्ट दिस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। चिल्ड्रन, इस जो पार्ट में हमने किया अभी, इसमें एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट्स विच आर यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स, विच आर यूज़फुल फॉर अस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसको एक बार ज़रूर करिएगा। रिस्पिरेशन का डायग्राम जो ह्यूमन रिस्पिरेशन, दैट डू इट वेरी नाइसली। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर एज वेल एज उसका जो फिगर है, डू दैट ऑल्सो वेरी नाइसली। सी चिल्ड्रन, इसमें मैंने ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसी को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। एज सच योर एग्ज़ाम्स आर नियर बाई, सो इस वीडियो को आप देखने के बाद अगर जो मैंने आपको रे डायग्राम से भी जो चीज़ों को मैंने बताया है, अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन, अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है तो आप वो रे डायग्राम के फॉर्म में भी अगर आप बनाएंगे एग्जाम में तो एटलीस्ट आपको मार्क्स मिलेगा। एटलीस्ट फ्यू मार्क्स, ओनली फ्यू विल बी डिडक्टेड, बट यू विल गेट द मार्क्स ओवर देयर, बिकॉज द एग्जामिनर विल नो कि आपको चीज़ें लर्न है, भले ही लिखने का पैटर्न इज चेंज्ड। सो चिल्ड्रन, चीज़ को अंडरस्टैंड प्रॉपरली करिए एंड यू कैन ऑल्सो फ्रेम योर ओन सेंटेंसेज वाइल यू आर राइटिंग। Good day children, have a nice day. Do your work thoroughly and go through this portion very nicely. I hope you will get a very good result this year. Best of luck. God bless.